कैपिटल आर, कैपिटल एम, कैपिटल टी नहीं लिखा जाता है, हमेशा स्मॉल ही लिखते हैं। तो स्मॉल आर आरएनए जब लिखते हैं वो राइबोसोमल आरएनए के लिए, स्मॉल एम आरएनए स्टैंड्स फॉर मैसेंजर आरएनए, स्मॉल टी आरएनए स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर आरएनए. So then constituents of nucleosides or nucleotides, all of them they carry pentoses, that is sugar, pentose sugar. और आरएनए में जो है ये नीचे दोनों हाथ से बनाए हुए हैं. ऐसे तो बताया था, एक में ऑक्सी होता है, एक में डीऑक्सी होता है, और डीऑक्सी जो है वो 2' पोजीशन पे होता है. नंबरिंग जो है यहाँ पे शो करी हुई है, प्राइम नहीं लिखा हुआ है. प्राइम बाद में जब न्यूक्लियोटाइड बनाया है तब प्राइम यूज किया है. नंबरिंग जो है वो शुगर के ऑक्सीजन के नेक्स्ट वाले कार्बन से स्टार्ट होती है, साइक्लिक वही मतलब क्लॉकवाइज चलती है. कार्बन 1 2 3 4 4 और फिर फिफ्थ वाला कार्बन जो फोर्थ कार्बन पे जो CH2OH लगा रहता है वो वाला कार्बन फिफ्थ कार्बन होता है, और वो बीटा पोजीशन पे बीटा कॉन्फ़िगरेशन में लगा रहता है. तो जो कार्बन 4 है उसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, डी होता है. इसीलिए इसको जो है इनको लिखते हैं बीटा डी राइबोज शुगर या फिर बीटा 2 डीऑक्सी डी राइबोज. तो डी तो दोनों में ही होता है, चाहे 2' पे ऑक्सी हो चाहे डीऑक्सी हो. तो अगर एकदम ऐसे जो है हम लोग केवल राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर बोलते हैं, लेकिन इम्प्लाइड यही होता है कि ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन जो है दैट इज कैपिटल डी एंड द फिफ्थ कार्बन इज in beta position with respect to the fourth carbon. So this is standard. फिर नीचे जो है वो तो ये भी अगेन लास्ट टाइम बताया था, फिर से इसका वही थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा. नाइट्रोजिनस बेसिस ये 5 टाइप के होते हैं, प्यूरिन वाले एडेनिन ग्वानिन, और पिरिमिडीन वाले साइटोसिन थाइमिन या यूरेसिल. थाइमिन डीएनए में और यूरेसिल, थाइमिन की जगह यूरेसिल आरएनए में. अब जो लास्ट टाइम उसमें वर्ड वाली फाइल में नाइट्रोजिनस बेस की नंबरिंग नहीं दी हुई थी, यहाँ पे प्यूरिन की भी दी है और पिरिमिडीन की भी दी है. दोनों में ही नंबरिंग तो नाइट्रोजन से स्टार्ट होती है, लेकिन कौन से नाइट्रोजन से स्टार्ट होती है ये देखना पड़ेगा. तो प्यूरिन की नंबरिंग ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जैसे इसमें शो किया है, जो बेसिक प्यूरिन का स्ट्रक्चर है. फिर इसमें और स्पेसिफिकली मतलब कॉमन नेम्स तो इनके एडेनिन ग्वानिन होते हैं, ऐसे ही पिरिमिडीन में कॉमन नेम साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनका स्पेसिफिक केमिकल नेम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वो भी यहाँ पे दिया हुआ है. जैसे कि एडेनिन जो है उसमें अब अगर बगल में नंबरिंग देखते हो प्यूरिन की, तो प्यूरिन की नंबरिंग के अकॉर्डिंग 6th पोजीशन पे अमीन ग्रुप लगा हुआ है, और वो प्यूरिन की वो स्टैंडर्ड नंबरिंग है. इसलिए एडेनिन को अगर हम स्पेसिफिकली केमिकल नेम बोलेंगे तो 6 अमीनो प्यूरिन कहेंगे. ग्वानिन में प्यूरिन की जो स्टैंडर्ड जो नंबरिंग है उसके रेस्पेक्ट में देखोगे तो 6 पोजीशन पे जो है डबल बॉन्ड O है, ऑक्सी है, और फर्स्ट वाला नाइट्रोजन जो है उस पे हाइड्रोजन है, वो वहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है. ठीक है, तो वो जो है अपने आप काउंट करके, नहीं डबल बॉन्ड है वहाँ पे, काउंट करके अपने आप देख लीजिए कि कहाँ हाइड्रोजन होगा कहाँ पे नहीं होगा.
तो ग्वानीन जो है वो उस तरीके से 2 पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे अमीन ग्रुप लगा हुआ है। अच्छा हाँ, वो वाला डबल बॉन्ड नहीं होगा, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होगी ना, तो हाइड्रोजन और वो वही वो एक डबल बॉन्ड जो है वो काटा हुआ है, ग्वानीन का जो डार्क हो गया है वो कटा हुआ है। वही तुम सोचे क्या बोल रहे, वो अपने आप करेक्शन कर लेना। ग्वानीन में एक जो डबल बॉन्ड ये रिंग वाला जो डार्क ऐसा हो गया वो कटा हुआ है, काटा हुआ है, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होगी तो NH हो गया, और एक तरफ उससे 6 कार्बन से बॉन्ड हो गया, और एक तरफ जो है सेकेंड कार्बन से बॉन्ड हो गया, तो 3 वैलेंसी हो गई, वो डबल बॉन्ड नहीं है, गलती से बन गया था। ग्वानीन का केमिकल नेम हो गया 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरीन, क्योंकि 6 पोजीशन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और सेकेंड पोजीशन पे अमीन ग्रुप है प्यूरीन की स्टैंडर्ड नंबरिंग के रेस्पेक्ट में। नीचे पिरिमिडीन की नंबरिंग जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, नाइट्रोजन से स्टार्ट करके क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6, और उसके अकॉर्डिंग जो है अगर साइटोसिन का नाम लिखेंगे तो सेकंड पोजीशन पे ऑक्सी हो गया, फोर्थ पोजीशन पे अमीन हो गया, तो 2 ऑक्सी 4 अमीनो पिरिमिडीन हो गया। थाइमीन जो है वो 2 और 4 दोनों पे ऑक्सी है, तो 2 4 डाई ऑक्सी 5 मेथिल पिरिमिडीन हो गया। यूरेसिल जो है वो अगेन 2 4 डाई ऑक्सी, बस, और कोई अमीन ग्रुप इसमें नहीं है, 2 4 डाई ऑक्सी पिरिमिडीन हो गया। ये आपकी नॉलेज के लिए है, कॉमनली तो हम लोग वही बोलते हैं, ATGC, एडेनिन ग्वानिन थाइमीन साइटोसिन, और RNA में थाइमीन की जगह यूरेसिल यू। ठीक है, तो ये सेम रिपीटिशन है जो लास्ट टाइम कराया था, खाली इसमें जो मैंने बाय हैंड लिखा हुआ है इसमें तो केमिकल नेम्स दिए हुए हैं और प्यूरीन पिरिमिडीन की नंबरिंग दी हुई है। At physiological pH, the oxygen containing bases are in the keto form. तो नॉर्मली इनको कीटो फॉर्म में बनाते हैं, किसी भी बुक में देखोगे तो स्ट्रक्चर ATGC के यही बने होंगे, कीटो फॉर्म में बने होंगे, लेकिन वैसे जो है इक्विलिब्रियम होता है वही टॉटोमेरिज्म की वजह से कीटो इनॉल फॉर्म में। So enol form is also there, but at physiological pH the dominant form is the keto form. Then nucleoside जो last time बताया था, when you combine the nitrogenous base at the 1' position in the sugar ring, in the ribose sugar, then it becomes nucleoside. And depending whether the sugar has hydroxyl at 2' or not hydroxyl at 2', it will be either deoxyribose or oxyribose. जब जैसे बेस इसमें नीचे 2 एग्जाम्पल बने हुए हैं, एडिनोसिन और साइटिडीन का, ये मैंने यहाँ पे पर्पसली इसलिए दिखाए हुए हैं, ये थोड़ा सा हमने एग्जॉस्टिव टर्मिनोलॉजी ये हैंड रिटन वाले में दिखाई हुई है, जो उधर जो ऑनलाइन वाला जो है उसमें वर्ड में पेस्ट किया हुआ, उसमें इतना डिटेल में नहीं दिया। अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वाला थोड़ा सा बेटर है कि आपको पता होना चाहिए कि जैसे जब खाली नाइट्रोजनस हेट्रोसाइक्लिक बेस होता है, व्हेन द बेस इज सेपरेट, तो हम उनको ऐसे बुलाते हैं डिपेंडिंग कौन सा है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमीन, साइटोसिन, ऐसे यूरेसिल ऐसे बोलेंगे जब वो मतलब सेपरेट है। उसका कहने का मतलब है कि बेस जो है वो मतलब अकेला सेपरेट बेस है, और जब बेस राइबोस शुगर में कंबाइन हो जाता है तब वो न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। जैसे यहाँ पे दिया है, न्यूक्लियोसाइड आर फॉर्म बाय लिंकेज बिटवीन नाइट्रोजन 9 ऑफ प्यूरीन
और नाइट्रोजन 1 ऑफ पिरिमिडीन एंड कार्बन 1 ऑफ पेंटोज। तो जब इस तरीके से, क्योंकि वो हमेशा सेम प्लेस पे लिंकेज होता है, तो अगर प्यूरीन बेस है, तो जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में एडिनोसिन में दिखाया है, एडिनिन इज अ प्यूरीन बेस। तो एडिनिन की ऊपर नंबरिंग देखोगे तो जिस नाइट्रोजन से ये शुगर में अटैच हुआ है, राइबोज शुगर में, वो नाइट्रोजन 9 है प्यूरीन का। ऊपर जो है वो इसमें यहाँ पे जो जॉइंट लिंक्ड फॉर्म में जो दिखाया हुआ है, ये उलट के बना हुआ है, और ऊपर जो है वो वैसे बना हुआ है स्ट्रक्चर। थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो ये नीचे वाला जो है ये नाइट्रोजन 9 से इसमें अटैच्ड है राइबोज शुगर के 1 प्राइम कार्बन पे। सो इट्स ऑलवेज द नाइट्रोजन 9 ऑफ प्यूरीन एंड नाइट्रोजन 1 ऑफ पिरिमिडीन। पिरिमिडीन का तो एकदम सीधा सीधा नाइट्रोजन 1 जहां से नंबरिंग स्टार्ट होती है वो सीधा लिंक होता है पेंटोज शुगर में। तो कहाँ से बेस अटैच होती है, ऐसा नहीं कि कहीं से भी बेस को जो है जोड़ दिया राइबोज शुगर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिंकेज कहाँ से होता है, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि एडिनिन का अलग स्ट्रक्चर याद हो, थाइमीन का अलग याद हो, लेकिन ये जरूर इम्पोर्टेंट है कि प्यूरीन बेस कहाँ से लिंक होता है शुगर में, और पिरिमिडीन बेस कहाँ से लिंक होता है। पिरिमिडीन का तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होती है वो वाला नाइट्रोजन सीधे राइबोज शुगर के 1 प्राइम कार्बन पे अटैच होता है। और प्यूरीन में जो है वो नाइट्रोजन 9th नाइट्रोजन जो है वो राइबोज शुगर के 1 प्राइम कार्बन पे लिंक होता है। तो लिंकेज ऐसे होता है। अब इसमें अभी ये न्यूक्लियोसाइड दिखाएं, क्योंकि इनमें 5 प्राइम कार्बन जो है वो CH2OH है, मतलब अभी फॉस्फेट नहीं जुड़ा है। ये वाले OH पे जब हाइड्रोजन हट के फॉस्फेट जुड़ जाता है तब न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, तब उसमें तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट हो जाते हैं न्यूक्लिक एसिड बनाने के। अभी इसमें 2 कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, नाइट्रोजनस बेस है और शुगर है, इसमें फॉस्फेट नहीं है। जब फॉस्फेट नहीं है तो ये न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा। लेकिन अगर हम इनका नाम लिखेंगे तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि एडिनिन लिंक्ड टू राइबोज शुगर। वो फिर जो नाइट्रोजनस बेस का जो नाम है, जैसे ये पहले वाले में एडिनिन जुड़ा है राइबोज शुगर से, तो उस पूरे का नाम जो है, जो बेस लगा है उसके अकॉर्डिंग उसका नाम एडिनिन के बजाय हो जाएगा एडिनोसिन। अगर हम एडिनिन बोलते हैं तो उसका मतलब वो केवल नाइट्रोजनस बेस एडिनिन है। अगर हम एडिनोसिन कहते हैं तो इसका मतलब इम्प्लाइड है कि एडिनिन इज लिंक्ड टू शुगर, देन इट इज एडिनोसिन। सिमिलरली बगल वाले में जैसे अगर खाली पिरिमिडीन वो बेस होता तो वो फिर कहलाएगा साइटोसिन, और वो N जो नाइट्रोजन उससे जुड़ा हुआ है वहां पे फिर NH हो जाएगा तो वो कहलाएगा साइटोसिन। और जब साइटोसिन इसमें डीऑक्सी शुगर दिखाया है साइटोसिन के साथ में, तो जब साइटोसिन डीऑक्सी राइबोज में लिंक हो गया, तो चूंकि डीऑक्सी राइबोज में लिंक हुआ है तो हम डीऑक्सी लिखेंगे, और साइटोसिन के बजाय फिर उसको साइटिडीन लिखेंगे, क्योंकि साइटोसिन का मीनिंग है अकेला पिरिमिडीन बेस साइटोसिन, और अगर हम साइटिडीन कहते हैं तो उसका मतलब है कि पिरिमिडीन बेस साइटोसिन अटैच टू राइबोज शुगर। अगर हम कहते
हाँ, अब सुनाई दे रहा? बीच में कट गया था। Yes, जो है वो उसमें शुगर में लिंक्ड है और डीऑक्सी शुगर में लिंक्ड है, तो वो कहलाएगा डीऑक्सीसाइटिडीन। ऑल राइट, नाउ then we come to the next, when you have the phosphoric acid also. The nucleotides are phosphoric esters of nucleosides. मतलब न्यूक्लियोसाइड में दो चीजें हो गई, बेस और शुगर, और जब उसमें फॉस्फेट जुड़ जाएगा एस्टर लिंकेज से, तब वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। इसलिए न्यूक्लियोटाइड्स बाय डेफिनेशन आर फॉस्फोरिक एस्टर्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स। A ribonucleoside can be phosphorylated at 3 places. ये लास्ट टाइम नहीं बताया था कि कंफ्यूजन क्रिएट होगा, और उस समय जो है केवल राइबोस की, लास्ट टाइम खाली राइबोस की नंबरिंग बताई थी, आज प्यूरीन पिरिमिडीन की नंबरिंग बताई है। अब इसमें नीचे न्यूक्लियोटाइड्स जहाँ से लिखा है, इसमें नीचे जो स्ट्रक्चर दिए हैं, ये आज इसीलिए खुलवाया है कि इसमें 2-3 नई चीजें हैं जो लास्ट टाइम नहीं बताया था। उसमें ये है कि मैंने बोला था कि फॉस्फेट जो इसमें पहला स्ट्रक्चर लेफ्ट हैंड साइड में दिया है जिसके नीचे यूएमपी लिखा हुआ है, तो ये लास्ट टाइम बताया था कि ये जो 5th कार्बन है जहाँ CH2OH है, यहाँ पे हाइड्रोजन हटके ऑक्सीजन से फॉस्फेट जुड़ जाता है, जैसे यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो CH2O phosphorus and then 2 hydroxyls on phosphorus, double bond O, because the valency of phosphorus should be 5. So you have 2 hydroxyls, then on one side it is attached to CH2O, and then there is a double bond O. So you have phosphoric acid attached to 5' carbon of this ribose sugar. However, there are 2 more hydroxyl, 2' पे भी है हाइड्रोक्सिल, 3' पे भी हाइड्रोक्सिल है। अब इन प्रिंसिपल 2', 3', 5' तीनों पे कहीं पे भी जो है हाइड्रोक्सिल से हाइड्रोजन हटा के फॉस्फेट जुड़ सकता है, लेकिन 2' पे तो नहीं दिखाई देता है। अब आप बोलोगे कैसे मालूम कि 2' पे नहीं जुड़ता है? उसका प्रूफ यही है कि जब न्यूक्लिक एसिड को का एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, जब न्यूक्लिक एसिड की एंजाइमेटिकली कोई एंजाइम डाल के उसकी डेलिबरेटली हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो उसके टुकड़े टुकड़े जब होते हैं तो या तो 5' मोनोफॉस्फेट मिलते हैं या फिर 3' मोनोफॉस्फेट मिलते हैं। तो मतलब या तो 3' पे, क्योंकि अभी जब चेन बताएंगे तो चेन में जो है न्यूक्लियोसाइड जो है वो एक तरफ 5' से जुड़ा रहेगा, एक तरफ जो है पिछले वाले के 3' से जुड़ा रहेगा और नेक्स्ट के 5' वाले कार्बन से जुड़ा रहेगा। तो इसलिए वो आइदर वे जब क्लीवेज होगा न्यूक्लियोसाइड्स के बीच बीच में, तो या तो 3' मोनोफॉस्फेट बनेंगे या 5' मोनोफॉस्फेट बनेंगे, लेकिन 2' वाले नहीं बनते हैं, क्योंकि जो चेन है नहीं तो टेढ़ी मेढ़ी चेन हो जाएगी। तो एक्चुअली एक तरफ 5' से एक तरफ 3' से लिंक्ड रहते हैं, नहीं तो एकदम वो, नहीं तो स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर नहीं बनेगा, चेन जो है वो बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, और कभी इधर निकला हुआ कभी उधर निकला हुआ है, वो एकदम स्मूथ चेन होती हैं जिसमें लाइन से नाइट्रोजनस बेसिस निकले रहते हैं। इसलिए 2' पे फॉस्फोराइलेशन नहीं होता है, या तो 3' पे होता है या 5' पे होता है।
दूसरी चीज जो लास्ट टाइम नहीं बताई थी, इसमें दोनों बने हुए हैं। एक तो बना हुआ है जिसमें ये 5 प्राइम पे फॉस्फोराइलेशन हुआ है, और बगल वाले में भी 5 प्राइम पे फॉस्फोराइलेशन हुआ है, लेकिन वो फिर घूम के 3 प्राइम से भी लिंक हो गया है और उस तरीके से साइक्लिक हो गया है। जो फॉस्फेट है वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा है, एक तरफ 5 प्राइम कार्बन के साथ और दूसरी तरफ 3 प्राइम के साथ, मतलब कार्बन के क्या साथ में 3, एक तरफ 5 प्राइम पे जो ऑक्सीजन है उससे लिंक है और एक तरफ 3 प्राइम पे जो हाइड्रोक्सिल वाला ऑक्सीजन है उससे लिंक्ड है और साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा है। तो इस तरीके के साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बन सकते हैं, और अगेन कोई जरूरी नहीं है 2 फॉस्फेट के बाद भी साइक्लिक स्ट्रक्चर बन सकता है। तो ऐसे जो है न्यूक्लियोटाइड्स मतलब साइक्लिक वाले भी होते हैं और नॉन साइक्लिक वाले भी होते हैं। हाउएवर जो डीएनए आरएनए में जो ग्रोइंग चेन में जो होते हैं वो सब नॉन साइक्लिक वाले होते हैं, क्योंकि अगर साइक्लिक वाला होगा तो वहां पे फिर चेन का आगे बढ़ना जो है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ चेन 5 प्राइम से चालू होती है और 3 प्राइम वाले एंड को ग्रोइंग एंड कहते हैं, जो आज बताएंगे। तो 5 प्राइम वाला एक तरफ वही वहां से चालू होके और फिर 3 प्राइम एंड पे ही बढ़ता जाता है, दोनों तरफ नहीं बढ़ता है। जैसे ऐसे पॉलीमर में तुम लोगों ने पॉलीमर केमिस्ट्री पढ़ा होगा, तो पॉलीमर वाला कोर्स किया है तो उसमें रश्मि मैडम ने बताया होगा कि मोनोमर जैसे बाई फंक्शनल मोनोमर होते हैं, दोनों तरफ चेन ग्रो करती है। यहाँ पे जो ये न्यूक्लिक एसिड की जो चेन बनती है वो 5 प्राइम एंड से स्टार्ट होके फिर खाली 3 प्राइम एंड पे न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ते जाते हैं और चेन ग्रो होती जाती है। तो उस तरीके से इट्स डायरेक्शनल, it has a directional property. It doesn't grow in both the directions, it grows only in one direction. तो इसीलिए इनको डायरेक्शनल बोलते हैं, इनकी जो चेन्स होती हैं, और इसीलिए उसका लिखने का स्टाइल होता है कि यू ऑलवेज राइट फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड और जो आगे जो कराएंगे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में, उसमें ये सब बेसिक वाला फंडामेंटल जो है वो थोड़ा सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से सुनो कि 5 प्राइम से स्टार्ट होके 3 प्राइम पे न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, जिसकी वजह से चेन्स आर डायरेक्शनल, they have directional property and they grow from 5 prime to 3 prime. And when writing the sequence of any nucleic acid chain, again we start writing the sequence from 5 prime and keep writing towards 3 prime. So that's called that you write from 5 prime to 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ जो है वो लिखा जाता है। और ये यहाँ पे साइक्लिक वाली पॉसिबिलिटी दिखाई है, क्योंकि साइक्लिक वाले भी साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड्स भी होते हैं, लेकिन डीएनए आरएनए में नहीं होते हैं। डीएनए आरएनए में जो जुड़े होते हैं वो सब ये नॉन साइक्लिक वाले सीधे सीधे वाले जुड़ के न्यूक्लिक एसिड बनते हैं। अब नाम इनका जो है, नाम भी जो है बहुत जो एक्चुअल जो एक तो है इनका जो हम पॉपुलरली इनको बोलते हैं, और दूसरा है वो एक्चुअल केमिकल नेम है। जैसे लेफ्ट में जो बना है उसमें यूरेसिल अटैच्ड टू ऑक्सीराइबोज शुगर and then there is a phosphate attached at 5 prime position of ribose sugar. तो इस न्यूक्लियोटाइड का नाम है यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, यूएमपी शॉर्ट में उसको लिखेंगे यूएमपी। जब शॉर्ट में यूएमपी लिखेंगे इट इज इम्प्लाइड यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। अब तुम कहोगे यूरेसिल मोनोफॉस्फेट क्यों नहीं कहते, अगेन वो सेम चीज है कि
मोनोफॉस्फेट तो एमपी में एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम यूरेसिल मोनोफॉस्फेट कहेंगे तो फिर वो केवल नाइट्रोजनस बेस और मोनोफॉस्फेट हुआ, शुगर उसमें नहीं आया। और जबकि जब यूरेसिल प्लस शुगर, जैसे अभी बताया था मैंने, यूरेसिल प्लस शुगर विल बी कॉल्ड यूरिडीन, and it's oxy sugar because I'm writing uridine. If it was deoxy sugar, I will write deoxy UMP, right? That is deoxy uridine 5 prime monophosphate. This is oxy uridine 5 prime monophosphate. तो oxy को explicitly नहीं लिखते हैं, simply UMP लिखते हैं, uridine 5 prime monophosphate. So it is implied that the ribose sugar here is the oxy type जो बनाया हुआ है। 2 प्राइम पे भी हाइड्रोक्सिल है, 3 प्राइम पे भी हाइड्रोक्सिल है, और 5 प्राइम पे एक फॉस्फेट लगा हुआ है, और 1 प्राइम पे यूरेसिल नाइट्रोजनस बेस लगा है, तो इसलिए इसका नाम हो गया यूरिडीन 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट। तो नाम के हिसाब से तीनों कंपोनेंट हो गए, मोनोफॉस्फेट हो गया, यूरेसिल हो गया, और ऑक्सी राइबोज शुगर हो गया। अब इसके बगल वाला देखो, उसमें लगा हुआ है, एडिनिन के साथ में ऑक्सी राइबोज शुगर है और मोनोफॉस्फेट है, लेकिन मोनोफॉस्फेट 5 प्राइम वाले ऑक्सीजन और 3 प्राइम वाले ऑक्सीजन दोनों से जुड़ा हुआ है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा है, इसलिए इसका नाम है साइक्लिक AMP, मतलब साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। और अगर और ज़्यादा केमिकल नेम में स्पेसिफिकली लिखेंगे तो हम लिखेंगे साइक्लिक एडिनोसिन 3 प्राइम 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट। ये 3 प्राइम 5 प्राइम ये बता रहा है कि दैट द साइक्लिक स्ट्रक्चर इज बिटवीन 3 प्राइम एंड 5 प्राइम मेड बाय मोनोफॉस्फेट। The cyclic structure is within 3 prime and 5 prime, and the cyclic structure is formed by a single phosphate, not a diphosphate. So the actual chemical name for this is cyclic adenosine 3 prime 5 prime monophosphate. ठीक है, स्ट्रक्चर ये ऊपर बना हुआ है। और फिर से देख लो, यूरिडीन UMP में जो है वो पिरिमिडीन बेस का नाइट्रोजन 1 शुगर के कार्बन 1 प्राइम से लिंक्ड है, और एडिनोसिन वाले में AMP वाले में नाइट्रोजन 9 प्यूरीन बेस का नाइट्रोजन 9 जो है वो ऑक्सीराइबोज शुगर के कार्बन 1 प्राइम से लिंक्ड है। तो इनके जो स्ट्रक्चर हैं वो नंबरिंग और नाम एकदम स्पेसिफिक होता है। इतने में किसी को कोई कंफ्यूजन है कि ये नाम ऐसे क्यों दिए हैं? कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछो। सबको समझ में आ गया कि नोमेनक्लेचर कैसे किया गया है इनका? इज इट क्लियर? किसी को कोई यस मैम। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? फिर नेक्स्ट है कि जस्ट स्टेट किया हुआ है कि देयर कैन बी न्यूक्लियोसाइड डाई एंड ट्राइफॉस्फेट्स आल्सो. A second phosphate may be bound to phosphate of nucleoside 5 prime monophosphate. A third phosphate may be similarly added to the second. तो उसी में आगे जुड़ते जाते हैं, जो जैसे ये ऊपर UMP है, इसी में एक फॉस्फेट, इसी के आगे फिर ये लेफ्ट मोस्ट वाले हाइड्रोक्सिल का हाइड्रोजन हटा के एक और P डबल बॉन्ड OH कर दोगे तो वो डाइफॉस्फेट हो जाएगा, और उसके आगे एक और फिर उसी तरह लगा दोगे तो ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। तब उसको हम लिखेंगे UDP या UTP। जैसे ATP होता है, ATP ADP है ना, एडिनोसिन
डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन, ट्राइफॉस्फेट। तो वैसे ही ये है यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, ऐसे ही यूडीपी हो जाएगा यूरिडीन डाइफॉस्फेट, यूटीपी हो जाएगा यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। तो मोनोफॉस्फेट हो सकता है, डाइफॉस्फेट हो सकता है और ट्राइफॉस्फेट हो सकता है। और साइक्लिक होगा तो हम स्पेसिफिकली बताएंगे कि साइक्लिक किस किस पोजीशन के बीच में है। जैसे साइक्लिक एएमपी को हम कहेंगे साइक्लिक जो बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग साइक्लिक एडिनोसिन 3 प्राइम 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट। अगर 3 प्राइम 5 प्राइम के बीच में 2 फॉस्फेट लगे होते तो हो जाता साइक्लिक एडिनोसिन 3 प्राइम 5 प्राइम डाइफॉस्फेट। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। In DNA or RNA, the nucleotides are joined by 3' 5' phosphodiester bonds. Each phosphate group is esterified to 3' hydroxyl of a pentose and 5' hydroxyl of next pentose. इसका एविडेंस वही जो अभी बताया था, एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस यील्ड्स आइदर न्यूक्लियोसाइड्स 5' monophosphates or nucleosides 3' monophosphates depending on the enzyme used. इसका इस चीज पे क्वेश्चन 2-3 तरीके से आ सकता है। या तो ऐसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि what do nucleotides yield when they are hydrolyzed, कि न्यूक्लियोटाइड को हाइड्रोलाइज करते हैं तो क्या मिलता है। ठीक है, वो सीधा सीधा हो गया कि मतलब न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट बन जाते हैं और वो 3 प्राइम वाले भी हो सकते हैं, 3 प्राइम मोनोफॉस्फेट भी हो सकते हैं या 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट भी हो सकते हैं। या फिर जो एक क्वेश्चन को घुमा के ऐसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द एविडेंस फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। जो अभी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड पढ़ाएंगे कि आरएनए का सिंगल स्ट्रैंडेड, डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड, तो उसका प्रूफ क्या है, व्हाट इज द एविडेंस क्या है, व्हाट इज द एविडेंस फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। Again it is the same answer, that the evidence for the structure of nucleic acids comes from enzymatic hydrolysis of nucleic acids, that when hydrolyzed by an enzyme they yield either nucleoside 5' monophosphate or nucleoside 3' monophosphate depending on where the enzyme cleaves। और वो इसीलिए लिखा है डिपेंडिंग ऑन द एंजाइम यूज्ड, क्योंकि एंजाइम तो स्पेसिफिक होते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि वो 3 प्राइम के साथ वाला फॉस्फोडाइएस्टर क्लीव कर रहा है कि 5 प्राइम के साथ वाला फॉस्फोडाइएस्टर क्लीव कर रहा है या दोनों क्लीव कर रहा है। तो एंजाइम के टाइप पे डिपेंड करता है, वो जो वाला कट कर रहा होता है उसके अकॉर्डिंग 3 प्राइम मोनोफॉस्फेट या 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट या फिर दोनों जनरेट हो सकते हैं। पर न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर का एविडेंस यही है कि जब हाइड्रोलाइज करके उसके पीसेस करते हैं तो 3 प्राइम या 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट्स न्यूक्लियोसाइड्स के 3 प्राइम या 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट्स बनते हैं। यही प्रूफ है कि ये इस तरीके से जुड़े होते हैं न्यूक्लिक एसिड में। अब नेक्स्ट पेज पे ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है। अब उसमें जो दूसरे वाला वो कलर्ड वाला जो है वर्ड वाली फाइल, उसमें तो स्ट्रक्चर जो है वो कलरफुल सा जो है वो एक्चुअल जैसा देखने में जैसे स्टैंड दिखते हैं उस टाइप से बनाया हुआ है। और मैंने जो यहाँ बनाया हुआ है इसमें ज़्यादा स्ट्रेस केमिकल लिंकेज किस तरीके से होता है और कैसे 3 प्राइम एंड पे आके न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं और जो स्टार्टिंग एंड होता है उसको 5 प्राइम एंड क्यों कहते हैं,
और ग्रोइंग एंड 3 प्राइम क्यों होता है, और फिर चेन का जो राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है वो किसी न्यूक्लिक एसिड के सिंगल स्ट्रैंड का जो शॉर्ट हैंड नोटेशन होता है वो लिखा हुआ है। तो जो राइट साइड में जिस तरीके से बनाया हुआ है दैट इज द शॉर्ट हैंड नोटेशन फॉर न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर। अब पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला देखो तो उसमें पहला न्यूक्लियोटाइड देखो तो नाइट्रोजनस बेस है, और ये बेस जो है अगर ऊपर अगर स्ट्रक्चर देखोगे दूसरे वाले उसमें स्ट्रक्चर दिए हुए हैं तो ये जो है वो लगा हुआ है, यूरेसिल लगा हुआ है, या यूरेसिल लगा हुआ है ना, और वो तो तुमको देखना पड़ेगा। इसीलिए राइट हैंड साइड में जो है शॉर्ट हैंड नोटेशन में यूरेसिल दिया हुआ। तो ये यूरेसिल नाइट्रोजनस बेस है सबसे ऊपर, और फिर ये अपने फर्स्ट नाइट्रोजन से जो है राइबोज शुगर के 1 प्राइम कार्बन पे लिंक हो गया। ठीक है, तो वहां पे लिंक हो गया, फिर ये राइबोज शुगर बन गया और ऑक्सी वाला शुगर है, मतलब ये आरएनए का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और एक्चुअली इसीलिए इसमें यूरेसिल है क्योंकि आरएनए में थाइमीन नहीं होता है, थाइमीन के बजाय यूरेसिल होता है। तो जब यूरेसिल लिखते हैं तो इम्प्लाइड होता है कि वो मतलब एक्चुअली आरएनए का स्ट्रक्चर है, क्योंकि डीएनए में तो थाइमीन होते हैं। तो यूरेसिल है, फिर वो ऑक्सी राइबोज शुगर से लिंक्ड है नाइट्रोजन 1 से, और नाइट्रोजन 1 से, और राइबोज शुगर का भी कार्बन 1 प्राइम, 5th कार्बन प्राइम पे 5 प्राइम कार्बन राइबोज का वो CH2OH जो होता है वो हाइड्रोजन हटके वो फॉस्फेट हो गया। ठीक है, फिर 3 प्राइम पे जो हाइड्रोक्सिल है उसका हाइड्रोजन हटके वहां पे नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड जो है वो अटैच हुआ, क्योंकि 3 प्राइम पे जो नेक्स्ट जो न्यूक्लियोटाइड आते जाते हैं 3 प्राइम वाला जो है वो ग्रोइंग एंड माना जाता है। तो जो नेक्स्ट जो न्यूक्लियोटाइड आते हैं वो सब 3 प्राइम पे ऐड होते हैं। तो 3 प्राइम वाले हाइड्रोक्सिल का हाइड्रोजन हटके वहां पे नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ये अटैच हो गया। ठीक है, और इनको जो है जैसे फॉस्फेट जो है वो एक तरफ एक न्यूक्लियोटाइड से अटैच्ड है, दूसरी तरफ दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच्ड है, तो दोनों तरफ क्योंकि एस्टर टाइप लिंकेज बनाता है इसीलिए इसको कहते हैं फॉस्फोडाई एस्टर लिंकेजेस, कि मतलब थ्रू आउट द न्यूक्लिक एसिड चेन यू हैव फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड्स इन दी बैकबोन, क्योंकि फॉस्फेट जो है वो एक ही न्यूक्लियोटाइड से नहीं, फॉस्फेट जो होते हैं वो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फेट आता है चेन में, और वो एक तरफ एक न्यूक्लियोटाइड से एक तरफ दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच्ड होता है, दोनों तरफ वही एस्टर टाइप लिंकेज बनाता है, तो उसको फॉस्फोडाई एस्टर लिंकेज बोलते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये फॉस्फेट जो है ऊपर वाले के 3 प्राइम वाले ऑक्सीजन पे लिंक्ड है और नेक्स्ट वाले के 5 प्राइम वाले ऑक्सीजन से लिंक्ड है। तो अब इसमें जो पहचान जो होती है वो ये है कि अगर तुम देखो तो ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड का जो शुगर है उसका ऑक्सीजन ऊपर को, और जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आया है उसका भी ऑक्सीजन का मुंह ऊपर को है, मतलब उलट के नहीं आते, सब ये सेम डायरेक्शन में चलते हैं। तो जितने राइबोज इसमें जुड़ते जाएंगे देखो सबके मुंह ऊपर को है, मतलब सबका जो रिंग वाला ऑक्सीजन है वो ऊपर को फेसिंग है।
So that is because of the directional property of the nucleic acid growing chain. So it always grows in the same way, which is actually directional. So they always the nucleotide will keep coming in this fashion, and all the nucleotides will attach in this fashion, where all the ribose sugar are facing in the in वन डायरेक्शन. ऐसा नहीं है कि एक का राइबोस शुगर का ऑक्सीजन रिंग वाला ऊपर को, एक का नीचे को, ऐसे नहीं होता. सब सेम तरीके से अटैच होते हैं, सेम डायरेक्शनल प्रॉपर्टी चलती जाती है. तो सबसे पहले ये यूरेसिल वाला है, फिर नेक्स्ट जो है ये एडेनिन हो गया, उसके बाद फिर नेक्स्ट वाला जो है वो ये साइटोसिन आया है, लिंक हुआ है. अब यहाँ पे जो मेन चीज देखने की है वो एंडिंग वाला मत देखो, कोई भी बीच वाला फॉस्फेट देखो. तो वो जैसे बताया ऊपर वाले से जो है, जो पिछले वाले के 3 प्राइम एंड पे जुड़ा है और नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के 5 प्राइम एंड पे जुड़ा हुआ है. तो उसका रिजल्ट ये होता है कि सबसे ऊपर जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहां पे जो फ्री एंड है वो 5 प्राइम वाला है, क्योंकि 3 प्राइम वाले पे जो है नेक्स्ट जुड़ रहा है. तो स्टार्टिंग जो होती है, जो स्टार्ट वाला जो फ्री एंड है वो 5 प्राइम वाला एंड है, और फिर 3 प्राइम एंड पे ग्रो कर रहा है. 3 प्राइम एंड पे नेक्स्ट जो है वो जुड़ता जाता है. ये ऐसे ओपन लूज एंड छोड़ दिया. तो स्टार्ट वाला एंड 5 प्राइम है और जो सबसे नीचे जो एंड बचा है वो 3 प्राइम वाला एंड है. तो 5 प्राइम वाला एंड स्टार्ट एंड होता है, और ये 3 प्राइम वाले एंड पे और नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आ सकता है, इसको ग्रोइंग एंड बोलते हैं. The 5 prime end is the start end, and the last one, the 3 prime end, is the growing end. और जो शॉर्ट हैंड नोटेशन में जो लिखा है इसमें ऐसे टेढ़ा टेढ़ा बनाते हैं, क्योंकि ये जैसे फॉस्फेट हो गया, फॉस्फेट पे ये मतलब स्टार्ट एंड डैश करके दिखाया हुआ है, वहां से स्टार्टिंग हो गई. फिर ये राइबोस का 5 प्राइम है ना, और फिर 5 प्राइम पे तो बेस जुड़ा नहीं हुआ है, तो 5 प्राइम से 3 प्राइम बनाया, 3 प्राइम से उधर को मतलब वो 1 प्राइम दिखा दिया कि 3 प्राइम होगा, फिर 2 प्राइम होगा, फिर 1 प्राइम होगा, और 1 प्राइम पे यूरेसिल जुड़ा हुआ है. तो 2 प्राइम नहीं दिखाया, 2 प्राइम 1 प्राइम नहीं दिखाया, बस ये दिखाया कि 3 प्राइम के आगे उधर नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है, वो ऑब्वियसली 1 प्राइम पे जुड़ा हुआ है. और 3 प्राइम से नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, और फिर नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का 5 प्राइम एंड आया, फिर 3 प्राइम आया, और अगेन उसके 1 प्राइम पे एडेनिन जुड़ा हुआ है, फिर नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड. तो इस तरीके से ये न्यूक्लिक एसिड चेन का जो राइट हैंड साइड में दिखाया है ये शॉर्ट हैंड नोटेशन जो है कहलाता है. ये शॉर्ट हैंड नोटेशन जैसे बनाया है ऐसे ही टेढ़ा टेढ़ा ये शॉर्ट हैंड नोटेशन ऐसे ही बनाया जाता है, क्योंकि इसमें बीच बीच में स्किप किया हुआ है ना, जैसे 5 प्राइम के बाद 4 प्राइम नहीं दिखाया है, जस्ट शॉर्ट हैंड नोटेशन है. तो 5 प्राइम फिर लाइन खींच के 3 प्राइम, और फिर 3 प्राइम की आगे लाइन खींच के उसके आगे जस्ट बेस का नाम लिख दिया, और 3 प्राइम से नेक्स्ट वाले न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट जोड़ के फिर नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का दिखा दिया. क्योंकि बेसिकली इसमें दिखा ये रहे हैं कि मतलब इससे पता लग जाएगा कि कितने न्यूक्लियोटाइड जुड़े हैं और कौन सा बेस जो है वो निकला हुआ है. तो अब जो ये फॉस्फोडाइएस्टर मतलब फॉस्फेट और शुगर जो ये इस तरीके से चलते जाते हैं, ये बैकबोन कहलाता है. और फॉस्फेट शुगर ये तो इस तरीके से ये तो न्यूक्लिक एसिड का बैकबोन कहलाएगा. और इस बैकबोन से स्टिकिंग आउट जो है वो नाइट्रोजनस बेसेस हैं, और जो ये जिस ऑर्डर में न्यूक्लियोटाइड आते जाएंगे उस ऑर्डर में ये नाइट्रोजनस बेसेस का सीक्वेंस हो गया, जैसे इसमें चल रहा है यूरेसिल, फिर एडेनिन, फिर साइटोसिन.
बस 3 ही तक का लिंकेज दिखाया हुआ है और आगे और भी जो आता जाएगा उसका वही सीक्वेंस जो है उसमें लिख जाएगा। तो इस तरीके से ये एक सिंगल न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड का ये शॉर्ट हैंड नोटेशन इस तरीके से लिखा जाता है। तो आज के लिए आपको जो है यही प्रैक्टिस करना है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं बताएंगे, जस्ट ये बता दे रहे हैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डिटर्मिनेशन। ये भी कभी कभी एक स्मॉल आंसर क्वेश्चन या फिर लॉन्ग आंसर में एक छोटा सा पार्ट आता है कि किसी भी न्यूक्लिक एसिड की चेन में न्यूक्लियोटाइड्स का क्या सीक्वेंस है उसका हम डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। वो भी सेम आंसर है जैसे अभी बताया था कि हाउ डू यू नो what is the that this kind of structure is there in the nucleic acid chain। the same answer जो है इसका भी है कि how do you know the nucleotide sequence in any nucleic acid chain, or how is the nucleotide sequence determined in any nucleic acid chain या फिर in any nucleic acid strand। तो सेम आंसर है कि इट इज डिटरमाइंड बाय हाइड्रोलिसिस यूजिंग सम एंजाइम, और वही आंसर ये यहाँ पे दिया है कि बाय हाइड्रोलिसिस यूजिंग स्नेक वेनम फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम। तो ज्यादातर ये मतलब एक पॉपुलर आंसर है कि ज्यादातर स्नेक वेनम में एक एंजाइम होता है फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम, उसको यूज करते हैं और ये एंजाइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स को क्लीव कर देता है एंड इट क्लीव्स बिटवीन फॉस्फेट एंड कार्बन 3' ऑफ द शुगर एंड इट गिव्स जब 3' वाले पे क्लीव करेगा तो 3' वाला तो कट जाएगा फॉस्फेट और 5' वाला जुड़ा रहेगा। 3' पे ये क्लीव करता है। तो इससे जो है न्यूक्लियोसाइड 5' मोनोफॉस्फेट्स जनरेट होते हैं। जब चाहे आरएनए का क्लीवेज करो, चाहे डीएनए का क्लीवेज करो, चाहे जिसका क्लीवेज करो, अगर स्नेक वेनम के फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम को लेके आइदर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड किसी का भी क्लीवेज करेंगे तो वो 3' वाले फॉस्फेट्स को कट करता है and the result is the nucleosides 5' monophosphates. So all nucleoside 5' monophosphates are generated and then you can look at what bases are there and then those bases are there in the strand. So that is how you determine the sequence in any nucleic acid chain, that what is the sequence of nucleotides by hydrolysis using phosphodiesterase enzyme, and one such enzyme is found in snake venom। ठीक है, ये साइड में जो कैल्शियम वाले उसका प्रैक्टिकल का कुछ लिखा हुआ है उसको छोड़ देना, वही जो उसमें स्टैंडर्ड वो आता है वो कुछ लिख के वहाँ किया हुआ था उसको छोड़ देना। तो इतना ये खाली आज ये स्ट्रक्चर सिंगल स्ट्रैंड का स्ट्रक्चर बताया है। इसके बाद फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बताएंगे जिसमें मतलब डीएनए का, जिसमें डबल हीलिक्स चलता है और दोनों स्ट्रैंड कैसे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और बेस पेयर्स में बीच में किस टाइप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। उसके पहले जितना ये कराया है इसको थोड़ा जो है वो पढ़ लेना, क्योंकि इसमें ये बिल्कुल बेसिक है। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो आगे फिर स्ट्रक्चर और उसके आगे जो कराएंगे वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि फिर इसी में ये 5' to 3' वाला कॉन्सेप्ट वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आगे ट्रांसक्रिप्शन में भी यूज़ होगा, फिर ट्रांसलेशन में भी यूज़ होगा।
ये एकदम बेस है, तो अगर बेस वाला नहीं समझ में आएगा तो आगे का पूरा कुछ भी नहीं समझ में आएगा। आगे का सारा कुछ जो है वो इसी टर्मिनोलॉजी पे बेस्ड है। इसलिए पिछले वाले लेक्चर का और आज वाला दोनों पढ़ लेना। उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो उसको ट्यूसडे को डिस्कस कर लेना, तब आगे कराएंगे, ठीक है। So Monday will be regular class and Wednesday will be that EIA quiz on second unit. Okay.